आज सब कुछ तो सही था। ग्लोबल मार्केट्स यहां पे आप देख सकते हो, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव थी। रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे आए, एचसीएल टेक के रिजल्ट्स अच्छे आए, मॉर्निंग में हमें ओपनिंग भी अच्छी मिली थी, बट स्टिल ऐसा क्या हो गया कि मार्केट जो है डाउन गया। देन एंड में बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी अपनी हाई प्राइस के पास जो है वो मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में क्लोजिंग दे दी। ऐसा क्या हो गया? तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। मैं हूं मार्केट में पिछले 9 सालों से एंड आई एम अ सिस्टमैटिक ट्रेडर एंड आई एम ट्रेडिंग विद माय सिस्टम विद मोर देन 9+ इयर्स। अब बात करते हैं कि आज मार्केट में ऐसा हुआ क्या। देखो, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स इज द मदर ऑफ ऑल मार्केट। यूएस मार्केट जो है वो सारी मार्केट की मदर मार्केट है। तो अगर यूएस मार्केट में कुछ भी होता है तो एशियन मार्केट या वेस्टर्न मार्केट सभी जो है वो उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले वो देखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब आप S&P 500 की बात करो, ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है एंड अभी भी आज भी जो ओपनिंग हुई है अराउंड 635 है। आई थिंक ऑल टाइम हाई के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। नैस्डैक की बात करो, डाउ जोन्स की बात करो, नैस्डैक खैर अपने ऑल टाइम हाई के पास आ गया है राइट पिछले 1 2 3 4 5 दिनों में। अब देखो ये क्यों हो रहा है, मतलब क्यों यूएस मार्केट अच्छा रिएक्शन दे रही है, क्यों यूएस मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वॉर चल रही है, किसी मतलब आपस में ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमला करने की बात आ रही है, डेटा इतना अच्छा नहीं है, स्टिल यूएस मार्केट क्यों अपने हाई के पास क्लोजिंग दे रहा है, क्यों नए हायर हाईज बनाते जा रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई क्यों बना रहा है। इसके पीछे का रीजन है कि यूएस मार्केट के जो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स आए, जो बैंक्स के रिजल्ट्स आए, वो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आए, अच्छे पॉजिटिव नंबर्स आए। पहला रीजन ये, वहां की आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आए। तो अब उसके ऊपर यूएस मार्केट जो वो रिएक्शन दे रहा है कि वहां पे कोई मंदी के संकेत नहीं है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है। तो यूएस मार्केट पॉजिटिव, उसकी वजह से हमें ग्लोबल हैंडओवर भी अच्छा मिला था। अब चांसेस यहां पे ऐसे बन रहे थे कि ग्लोबल मार्केट्स के हैंडओवर अच्छा है तो हमारी भी जो ओपनिंग होगी वो अच्छी होगी। तो ओपनिंग तो हमें बहुत अच्छी मिली थी, बट उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि मार्केट डाउन चलेगी। अब देखो, हमारा नंबर आया था इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का हमारा जो डेटा आया दैट इज 5.5, मतलब जो वेजिटेबल की प्राइस थी वो इतनी इंक्रीज हो गई थी। तो जो नॉर्मल इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है कि जो नॉर्मल चीजें हैं जो रोजिंदा हम यूज करते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब जो भी नॉर्मल चीजें, जो ग्रोसरी आइटम्स हैं सारी, उसके प्राइजेस में जब मतलब इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब पिछले साल क्या थे और उससे इस साल में इंक्रीमेंट हो गया, तो उसे बेसिकली इन्फ्लेशन बोलते हैं कि महंगाई का दर जो है वो बढ़ गया। मैं डिटेल में कभी आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। तो इन्फ्लेशन बेसिकली ये होता है। अब इन्फ्लेशन जो है वो 5.5% से बड़ा, उसके ऐसे नंबर्स आए। सेकंड, आप अगर एक डेटा देखो, एंड मैं पिछले 9 साल से ये देखता हुआ आ रहा हूं, जब भी रिलायंस के रिजल्ट्स आते हैं, रिलायंस के रिजल्ट्स अगर अच्छे आए या रिलायंस के रिजल्ट नेगेटिव आए, रिलायंस अपने रिजल्ट्स के नेक्स्ट दिन गिरता ही गिरता है। या तो अगर रिजल्ट्स लाइव मार्केट्स में होता है तो भी रिलायंस गिरता है, और रिलायंस का रिजल्ट्स अगर आज मार्केट बंद होने के बाद है और उसके बाद नेक्स्ट डे रिलायंस में गिरावट देखने मिलती है। अब ये दो बेसिकली रीजन थे आज के मार्केट के गिरने के। अब देखो, अब यहां पे थोड़ा सा डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पिछले जो 10-15 दिनों से FIS की सेलिंग हो रही थी, मैं यहां पे आपके सामने चार्ट भी ओपन कर देता हूं डेली टाइम फ्रेम का। तो देखो, जो पिछले 10-15 दिनों में सेलिंग आ रही थी FIS की, वो सेलिंग पहले क्या होता था, 15,000 करोड़, 12,000 करोड़, 10,000 करोड़, 7,000 करोड़, वो घट के अभी हो गई है 3,000 करोड़। अब FIS में कितना बेचेंगे, जितना एक कंट्री की इकोनॉमी वीक होगी उतना, कुछ और तो नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि अगर वो ओवर बेचते हैं तो उसका ही लॉस है, क्योंकि अगर कुछ ऐसे नेगेटिव सेंटिमेंट्स है ही नहीं और वो बेचते हैं तो उस पर उसका ही लॉस होने वाला है राइट। तो अभी वो जो 15,000 करोड़ की सेलिंग हमें देखने मिल रही थी वो आ गई 3,000 करोड़ पे, एक पॉजिटिव साइन। सेकेंड ये था कि FIS जो है वो, मतलब आप मंडे और फ्राइडे का डेटा देखो, मंडे का डेटा देखो और आज का भी डेटा देखो, इंडेक्स फ्यूचर्स में लगातार बाइंग कर रहे हैं। एंड स्टॉक फ्यूचर्स में, मंडे स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी थी और फ्राइडे स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी थी और मंडे उसने बाइंग करी है बैंक निफ्टी में
निफ्टी को मतलब 200-300 करोड़ समथिंग या 600 करोड़ समथिंग सेल करा था निफ्टी के फ्यूचर्स को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिलायंस रिजल्ट्स एंड ऑल। बट बैंक निफ्टी में 800 करोड़ की एफआईज ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग करी थी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है आप ये समझो। सी अभी थोड़े टाइम के बाद बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स आएंगे। जो सेक्टर अभी सबसे अच्छा है, बाकी सारे सेक्टर्स जो है उसको जितना चलना था उतना चल लिया, बट बैंकिंग सेक्टर जो है वो अपनी वैल्यू से अभी अंडर वैल्यूड है। तो इसका मेन रीजन ये बनता है, तो अभी एफआईएस कहां पे इन्वेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली द रीजन इज दैट द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि वहां पे अभी रिटर्न बनाने बाकी है। इस साल का सबसे कम रिटर्न जो है वो बैंकिंग सेक्टर का है, करीब 6% से भी कम का रिटर्न। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार मैं अपना चार्ट जो है वो साइड कर देता हूँ एंड यहाँ पे दिखाता हूँ कि 2024 में बैंकिंग सेक्टर ने पर्टिकुलरली कितना रिटर्न दिया है। 24 जनवरी तो हम यहाँ से देखने की ट्राई करते हैं। मैं टाइम फ्रेम आई थिंक वीकली कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई नो इट्स निफ्टी चार्ट, बट मैं बैंक निफ्टी सबसे पहले कर देता हूँ तो उसके बाद हमें देखने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जनवरी, हाँ अब देखो, अब यहाँ से भी अगर कैलकुलेट करो या यहाँ से भी कैलकुलेट करो तो अभी कितना रिटर्न है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं ओवरऑल रिटर्न। तो आई थिंक अभी कहाँ से बात कर रहे हैं, 15, एक सेकेंड, क्योंकि जहां तक मैंने डेटा देखा था रिटर्न वुड बी लेस। सो हम 1 जैन से देखते हैं, हाँ दिस इज द 1 जैन, और वहां से लेके यहां तक का रिटर्न देखते हैं। तो आप मान के चलो अभी जो बैंकिंग सेक्टर का रिटर्न है दैट इज 8%, एवरेज क्या है 12 to 15% का रिटर्न। तो फिर भी जो आप समझ लो 4 से 5% का गैप बचता है वो बैंकिंग सेक्टर में है गैप, राइट। तो अभी रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटीज कहां पे, बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप समझ लो कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई और एसबीआई ये सब के रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो आप मान के चलो बैंक निफ्टी में 56,000 to 57,000 के प्राइस के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज आप देखो कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों का चार्ट जो वो कंसोलिडेट कर रहा है फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे मैं आपके सामने ओपन भी कर देता हूँ, राइट। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट देखो तो मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों के साथ शेयर करा है कि अगर रिजल्ट्स अच्छा है तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो देखने मिल जाएगा। मैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 से कंसोलिडेट कर रहा है 2024 तक। कोटक का भी मैं चार्ट अगर आपके सामने ओपन करूं तो सेम हमें यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में भी दिख रहा है कि पिछले 3 या 4 साल से जो ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कंसोलिडेट कर रहा है इट मींस अगर ब्रेकआउट देता है तो कम से कम हमें यहां से जो है कोटक महिंद्रा बैंक जो मेरा टारगेट है दैट इज 2800 और 3000, राइट। ये पर्सनल मेरा टारगेट है और इस स्टॉक को मैं होल्ड भी करता हूं, एचडीएफसी बैंक को भी होल्ड करता हूं और कोटक महिंद्रा बैंक को भी होल्ड करता हूं। अगर आप इस पे कोई पोजीशन बना रहे हो तो आपको इससे पहले कोई ड्यू डिलिजेंस कर लेनी चाहिए एंड अपना एनालिसिस या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। तो ये आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं थी। अब ग्लोबल मार्केट्स अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, फिर भी मार्केट्स में हमें क्यों नेगेटिव देखने मिला? सबसे पहला रीजन मैंने आपको बता दिया कि जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलायंस। सेकेंड, हमारा इन्फ्लेशन का जो नंबर आया वो बेसिकली 5.5% था, मतलब इंक्रीज हुई थी प्रीवियस ईयर से इन्फ्लेशन हमारी 5.5%। इसके वजह से मार्केट में हमें गिरावट देखने मिली। अब देखो एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना में देयर इज वन कंपनी, इसका नाम है आई शेयर, जिसने 2.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करे हैं। एंड वन मोर कंपनी दैट इज एक्स फैक्टर और समथिंग एक कंपनी है जिसने 1.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट किया। अब चाइना क्या चाहता है कि टोटल हमें 868 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए और जो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। और अभी उसमें बीच में स्कीम्स भी आ रही थी, कुछ स्टिमुलस पैकेज भी कुछ आ रहा था कि जिसपे वो नई नई स्कीम्स और सारी चीजें लॉन्च करेंगे। तो अभी भी जो पैसे हैं इंडियन मार्केट से निकल के वहां के मार्केट्स में जा रहे हैं, बट अभी उस एक न्यूज के ऊपर मार्केट दोबारा रिएक्शन नहीं देता। आप ये लिख के ले लो, कोरोना हो, वॉर हो, कुछ भी हो, मार्केट एक न्यूज को एक ही बार रिएक्शन देता है, 2 बार रिएक्शन नहीं देता। तो आपको ये भी नोट करना चाहिए और लिखना चाहिए और समझना चाहिए, कभी भी एक न्यूज के ऊपर मार्केट 2 बार रिएक्शन नहीं देगा। अब
FIS DIS के नंबर्स की बात कर लेते, कल क्या हुआ था उसके बात कर लेते। कल DIS ने 2700 करोड़ की बाइंग करी थी, उसके सामने FIS ने 3700 करोड़ की सेलिंग करी थी। नेट में आप अगर देखो तो 1000 करोड़ का गैप था, स्टिल मार्केट ऊपर क्यों गई? क्योंकि कल रिटेलर्स ने अच्छी खासी बाइंग करी थी, जो डोमेस्टिक HNIs है उसने अच्छी खासी बाइंग करी थी। सी ऐसा अब इंडियन मार्केट्स में नहीं रहा कि सिर्फ HNIs ही मार्केट को डायरेक्शन दे पाएंगे, या सिर्फ अपने DII जो है वो ही मार्केट को डायरेक्शन दे पाएंगे। हमारे HNIs जो इंडियन HNIs है वो ही इतने स्ट्रांग हो गए, उसके पास इतना फंड्स है कि वो भी मार्केट को डायरेक्शन दे सकते हैं। नो डाउट HNIs FIs जितनी नहीं दे सकते हैं, बिकॉज जब आपको एक डायरेक्शन देनी है मार्केट्स को तो आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड चाहिए एक टाइम पे। बट HNIs का क्या होता है कि कोई HNIs 10 करोड़ की या 100 करोड़ की बाइंग करेगा, फिर कोई और HNI 100 करोड़ की बाइंग करेगा, तो मतलब सेग्रीगेशन हो जाता है, उस पर टाइम लगता है। एक साथ बाय करने से मार्केट बढ़ता है, एक साथ सेल करने से मार्केट घटता है। कभी इस टॉपिक को भी मैं आप सभी लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। तो ये दो रीजन था। अब देखो प्राइस एक्शन हमारा बिल्कुल इंटैक्ट है। अब आज के मार्केट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बट उससे पहले आज मेरे क्या ट्रेड्स हुए उसको समझ लेते हैं। देखो अच्छा खासा मेरा बाय ट्रेड बैंक निफ्टी में चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन आई और मुझे एक सेल साइड की पोजीशन बनानी पड़ी। अब कहां से बनाई वो भी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूं। ऑलरेडी मैंने इससे पहले एक लाइव मार्केट एनालिसिस लाइव ट्रेडिंग वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। उस पर मैंने बताया है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं। देखो ये जो लेवल था ये मेक और ब्रेक लेवल था, कि इसके ऊपर अगर मार्केट ने सस्टेन करा या इससे ऊपर से मार्केट चला तो नेक्स्ट फिर हमें जो है वो 52,800 या 52,900 के लेवल जो है वो देखने मिल सकते हैं। बट अगर यहां से मार्केट गिरा तो हमें फिर नेक्स्ट जो है वो 50,800 के भी लेवल्स यहां पे देखने मिल जाएंगे नीचे के साइड। तो ये दो लेवल जो थे वो दिमाग में इंटैक्ट थे। अब यहां पे क्या हुआ कि जिस तरीके से मॉर्निंग में सेलिंग आई थी, राइट, इस तरीके से मैंने इस प्राइस के ऊपर यहां पे मार्केट को सेल किया। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को यहां पे आप प्राइस देख सकते हो 51,937 पे, और फिर वहां से ही मार्केट जो है वो रिवर्स कर गई। एंड देन अभी जो मेरा करंट लॉस चल रहा है दैट इज 34,000। सेम मेरे बाय के ट्रेड में मुझे अराउंड 37 to 39,000 समथिंग का मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। अराउंड ये 200 पॉइंट से 220 पॉइंट समथिंग का मुझे लॉस अभी दिखा रहा है यहाँ पे। बट लेट्स सी कि कल क्या होता है। और अब मेरा मार्केट का नेक्स्ट ओवरव्यू क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर सी एक बार सबसे पहले बड़े अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लॉग इन कर लेता हूं, एक सेकेंड। तो ये लॉग इन हो गया, राइट। यहाँ पे एग्री बोल देते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कहाँ पे हमने ये करा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो। और अब नेट पोजीशंस में जाते हैं। नेट पोजीशंस में क्या, अब देखो नेट पोजीशंस की अगर बात करो तो मेरे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की पोजीशंस जो है वो इंटैक्ट है। ऑलरेडी अगर आप कल का वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने समझाया था कि मेरी सेल साइड की पोजीशन जो है वो निफ्टी में है, और बैंक निफ्टी में कल मैंने बाय करा था, जो आज मैंने कवर करके वापस जो है वो मेरी सेल साइड की पोजीशन होगी। तो अब बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में मेरी जो है वो सेल साइड की पोजीशन है। यहाँ पे मैं ट्रेड बुक आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, यहाँ पे आप क्वांटिटी 51,935 और 36 और 37 के प्राइस के पास मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो फुलफिल हो गए। और करंटली यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड एक सेकेंड, नेट पोजीशंस पे 66,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। दैट इज नॉट द रियल पीएनएल, मैं आपके साथ रियल पीएनएल शेयर करता हूं बिकॉज वो कल की क्लोजिंग से पीएनएल दिखाता है। मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को ये बताया। तो अभी रियल पीएनएल क्या है वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अराउंड 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में मेरा 2 लाख समथिंग का लॉस है। तो नेट में हमारा 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट चल रहा है। एंड अगर ऑप्शंस की बात करो तो आज हमने ऑप्शंस में क्या करा, बहुत इंटरेस्टिंग करा, थोड़े पैसे भी बचा लिए हमारे। देखो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और ऑलरेडी मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये मेरी एक्सपायरी ओनली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जिसको अभी मैं बंद करने वाला हूं, बिकॉज एक्सपायरी ट्रेडिंग जो है वो लास्ट 1 मंथ ही चलेगा। अब मेरा प्रीवियस यहाँ पे देख सकते हो कुछ 5 to 6 लाख समथिंग का लॉस था। नहीं, ये गलत दिखा रहा है। मैं एक बार डेटा चेक कर लेता हूँ, टैक्स भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे कि मेरी ब्रोकरेज कितनी हुई। 1 रुपीज 1 रुपीज
पर लॉट जो मेरी ब्रोकरेज थी, तो अराउंड मुझे 4-5 लाख रुपए का लॉस यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ही ये 4-5 लाख रुपए का लॉस रिकवर हो जाएगा, मैं स्ट्रैटेजी को बंद कर दूंगा, नई स्ट्रैटेजी के ऊपर जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, वो स्ट्रैटेजी को मैं इस अकाउंट्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट एक अपडेट है। तो आज क्या हुआ कि आज हमने जो स्टॉप लॉस रखा था हमारे 5 करोड़ के अकाउंट के ऊपर, दैट इज 0.5, आज हमने ये सोच लिया था कि बिकॉज जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा था, राइट, हमारे सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट हो रहे थे। तो हमने 2.5 मतलब 0.5 पे हमने ब्रेक लगा दी थी कि आज हमें इससे ज्यादा लॉस नहीं करना है। जैसे ही हमें 2.5 का लॉस हो गया, हमारी सारी पोजीशंस मार्केट प्राइस के ऊपर एग्जिट हो गई एंड हमने ये लॉस बुक कर लिया। बिकॉज स्टार्टिंग से ही हमने सिर्फ आज की मतलब स्टार्ट ही हमने करा था 8,000 रुपीज के लॉस से, और उसके बाद जब तक मार्केट चली तब तक हमें लॉस हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 11 बजे जो है वो हमने सारी पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी थी। और हमने नेट में भी देखा कि आज एंड ऑफ द डे में बेसिकली हमारी सिस्टम चलती तो क्या होता, तो ये लॉस इंक्रीज होकर 1% हो जाता। अच्छा हुआ हमने 0.5% के लॉस में जो है वो एग्जिट कर दिया। तो ये बेसिकली हमारी करंट पोजीशंस है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जस्ट बिकॉज ये रिलायंस के रिजल्ट्स की वजह से हुआ, आप सिर्फ बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन देखो तो आज बैंक निफ्टी गिरी तो थी, राइट, मतलब डाउन तो आई थी। यहां पे आप 15 मिनट का चार्ट ओपन करो, सबसे पहले क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग पे ही ऊपर से ही सेलिंग आ गई। यहां पे मार्केट डाउन गया, सस्टेन नहीं कर पाया और डाउन गया, यहां पे डाउन गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस जो है वो मार्केट में बाइंग आई, देन अगेन राइट वो बाइंग सस्टेन नहीं कर पाई बिकॉज इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हैं। उसने वापस से सेल किया, वापस मार्केट डाउन आ गई, बट इस लेवल के आसपास भी कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग हो रही है। तो वापस मार्केट ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, और लास्ट में इसने आज अपने डे हाई के पास, मतलब थोड़ा बहुत पास मान सकते हैं। देखो जैसे डे हाई इज दैट 52,023 एंड अराउंड 51,945 के ऊपर बैंक निफ्टी ने जो वो क्लोजिंग दे दी। अब यहां पे मेरा बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन रहा है, देखो मैं आपको सिंपल सरल अगर करके बताऊं तो ये जो कंसोलिडेशन है ये बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो न्यू सेल साइड की पोजीशन बन सकती है या तो न्यू बाई साइड की पोजीशन बन सकती है। अब वी नेवर नो कि क्या होगा ये, बिकॉज जब भी कंसोलिडेशन हो रहा है इट मींस इनडिसिजिवनेस है, या तो बाइंग हो रही है या तो सेलिंग हो रही है। अब कल की ओपनिंग हमें कहां पे मिलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली अभी जो मेरा व्यू है बैंक निफ्टी में दैट इज ऑन द बाई साइड, कि अगर ग्लोबल मार्केट से हमें जो हैंडओवर है वो अच्छा मिला तो बैंक निफ्टी जो है वो 52,500 का लेवल कल के दिन में टच कर सकती है। ऐसी कोई 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट एज पर माई एनालिसिस, एज पर माई व्यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद से हो सकता है, राइट। क्योंकि जिस तरीके से FIIs जो है वो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अपनी पोजीशन बना रहे, तो आज नहीं तो कल वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को। अब सेम अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स की भी बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो 25,200 और 24,950 का जो लेवल है उसके अंदर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो मेरे लिए वो काइंड ऑफ साइडवेज जोन हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि ब्यूटीफुली इसके अंदर ही निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है। हम इस पे अपना व्यू कब बनाएंगे, जब भी ये अगर 25,200 का लेवल ब्रेक करता है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तब, या 24,900 का लेवल अगर हमारे सामने ब्रेक होता है तो ही हम एक बाय और सेल साइड का व्यू बनाएंगे। तब तक हमारे लिए निफ्टी जो है वो साइडवेज है एंड बैंक निफ्टी काइंड ऑफ हमारे लिए साइडवेज प्लस बुलिश है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है 51,671 का तो फिर, और इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हमें 50,500 के लेवल जो है वो यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल का एनालिसिस था आप सभी लोगों के लिए। और जितने भी लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कोई स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ, तो आप मेरी चैनल के साथ जुड़े रहो। मैं थोड़े दिनों के बाद एक स्ट्रैटेजी लॉन्च करने वाला हूं जिसमें आप कैसे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, वो सभी मेरे दोस्तों के और मेरे ब्रदर्स के लिए कि जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, जिसके पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है, जिसका कोई पर्टिकुलर बैक टेस्ट नहीं है, तो वो आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। बट आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। मैं 500 सब्सक्राइबर्स की वेट कर रहा हूं कि जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं एक अपने स्ट्रैटेजी वीडियो वहां पे डालने वाला हूं। अब देखो ये सारी चीजें तो हो गई। अब निफ्टी के व्यूज भी मैंने बता दिए, बैंक निफ्टी के व्यूज भी बता दिए।
अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अब कल के मार्केट के लिए पॉजिटिव और एक न्यूज है कि क्रूड ऑयल का डाउन होना। क्रूड ऑयल आज के दिन में आप समझ लो 3% से ज्यादा डाउन है, यहां पे मैं देख सकता हूं, सॉरी 5% से ज्यादा डाउन है। अब क्यों क्रूड ऑयल डाउन है भाई, ऐसा तो क्या हो गया क्रूड ऑयल में? देखो जो दो न्यूज थी क्रूड ऑयल के ऊपर, एक कि इजराइल जो है वो अटैक करने वाला है ईरान की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर। अगर ये अटैक होगा तो आप समझ लो कम से कम मतलब बहुत सारा जो क्रूड ऑयल है वो वेस्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि अब उसका यूज नहीं है, वो दुनिया से खत्म हो गया है इतना क्रूड ऑयल, तो वो ओवरऑल तो नुकसान ही है। बिकॉज क्रूड ऑयल ऐसी कमोडिटी है कि जो मतलब आप खुद बना नहीं सकते। क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, फिर मतलब ये ऐसी कमोडिटीज है कि ये लिमिटेड सोर्स है। आपके पास जितना है अर्थ में, मदर अर्थ के पास, आप उतना ही यूज कर सकते हो, उसके बाद आप न्यू क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर ईरान जो है वो हमला करता है तो ऑब्वियसली क्रूड की प्राइसेस ऊपर जाएगी, बिकॉज डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, सप्लाई कम है। बट ईरान ने क्लियरली, इजराइल ने क्लियरली बोल दिया कि हम उसके ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमला नहीं करने वाले, ना ही हम उसके परमाणु सेंटर्स के ऊपर हमला करेंगे। हम बेसिकली इसके आर्मी सेंटर्स के ऊपर अटैक करेंगे कि जहां पे ये सारे इक्विपमेंट्स रखते हैं। तो बेसिकली न्यूज चली गई, राइट। और कुछ न्यूज थी नहीं, तो दैट्स वाई क्रूड ऑयल ऐसे ही ऊपर चढ़ा हुआ था। तो और सेकेंड, इसका क्रूड ऑयल का एक डेटा पब्लिश करा, मैं नाम भूल गया कि जो डेटा पब्लिश करते हैं, वो अभी भी बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल का जो मतलब आप इसे बोल सकते हैं कि जो इन्वेंट्री बोले या फिर क्रूड ऑयल का जो उत्पादन बोले, वो अभी थोड़ा सा कम हो गया है, राइट। तो इसकी ये दो नेगेटिव रीजन थे, राइट। तो जिसकी वजह से आज क्रूड ऑयल में हमें 5% से ज्यादा की गिरावट देखने मिली। अब हमें कल के दिन क्या करना है, देखो जो भी स्टॉक्स क्रूड ऑयल के रिलेटेड है मैं आपको बता देता हूं। एक तो जो सारी पेंट्स की कंपनी है, वो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, जो भी सारी है, आप गूगल पे सर्च कर लो कि ऑल पेंट्स रिलेटेड कंपनी, मैं आपको बता देता हूं, ऑल पेंट्स रिलेटेड कंपनीज इन इंडिया। अब आप खुद चार्ट देख लेना, एशियन पेंट, बर्जन पेंट, नेरोलैक, फिर ये जो भी सारी कंपनीज है, आप देखना कल इसके प्राइसेस जो है वो, अगर क्रूड ऑयल कल भी डाउन रहता है तो फिर इस सभी कंपनीज के प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगे। सेकंड, अब यहां पे आप एक चीज और देखो, इसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे। सेकंड, जो दूसरी क्रूड ऑयल के साथ कंपनीज रिलेटेड होती है, मतलब वो है टायर्स की कंपनी, तो उसके प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये सारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाएंगे, ये कंपनीज के शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ये कंपनीज के शेयर्स के प्राइस नीचे जाएंगे। तो ये बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता रहता है। अब ये सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं थोड़े से स्टॉक्स के बारे में, जो बेसिकली हमने वॉच लिस्ट ऑलरेडी बना के रखी है। मैं कोटक महिंद्रा बैंक का आपके साथ चार्ट शेयर कर देता हूं, और डेली टाइम फ्रेम सबसे पहले देखते हैं। सी, ये ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं वीकली टाइम फ्रेम भी आपके ऊपर कर दूं तो जनरली क्या होता है, मैंने बहुत बार ऐसा देखा। मैं आपको एक सेम एग्जांपल भी देता हूं कि जब भी स्टॉक इतने टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा है और आप देखो कि नीचे से लगातार सेलिंग कम हो रही है, अगर सेलिंग होना होता तो और ज्यादा गिर जाता। निफ्टी के इतने गिरने के बाद भी कोटक उस टाइम पे साइडवेज हो गया था, और यहाँ पे कंटिन्यूस नीचे के लेवल से 1 2 3 4 5 टाइम बाइंग आई है। तो अब नेक्स्ट चांसेस जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, मतलब इस लेवल का अराउंड 1982 का, हमें सिंपल यहाँ पे 2200 के या 2300 के लेवल्स जो है वो यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। सेम आप एबी कैपिटल की बात करो, मैं वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम का इसके साथ आपके साथ चार्ट जो है वो शेयर कर देता हूँ। आई थिंक ये नहीं है, हाँ ये चार्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक मंथ सेलेक्ट कर देता हूँ, तो देखो वो अपने ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। इसने सीधा ब्रेकआउट नहीं दे दिया यहाँ पे। तो इस स्टॉक में भी हमें हमारी नजर बना के रखनी चाहिए कि ये अगर ब्रेकआउट देता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें नेक्स्ट 280 या 300 के लेवल जो है वो देखने मिल सकते हैं। अब आप कोई भी किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज में इन्वेस्ट करो तो उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस जरूर करना, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सारा जरूर लेना। मैं जो भी सारी चीजें शेयर कर रहा हूं वो कोई भी आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे। आप सभी लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हो, जो भी आपको सीखना, वो कमेंट्स में जरूर बताना, कमेंट्स करके।
आप सभी लोगों के लिए मैं दिल खोल के जो मुझे आता है वो सारी चीजें शेयर करने के लिए रेडी हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसी तरीके से सीखते रहेंगे कुछ ना कुछ, एंड मार्केट से जो वो प्रॉफिट बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।